Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing dissolution of partnership firm. तो previous lecture में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने रियलाइजेशन के कुछ important एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इंटायर प्रॉब्लम वी विल जस्ट फोकस ऑन द एडजस्टमेंट्स ऑफ रियलाइजेशन. नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर इन द एग्जाम, ये एग्जाम में आ चुका है और फर्दर ये एडजस्टमेंट्स सीबीएसई रिपीट कर सकती है. क्लियर? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स. और ऐसे ही कुछ अगर उनको डिसोल्यूशन का सवाल कठिन करना होगा तो ऐसे ही आपको इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रियलाइजेशन क्वेश्चन में वो दे सकते हैं. क्लियर? So the question will be on your screen. It says the following is the balance sheet of A and B as on 31st December. Now liability and assets are given. Clear? And one by one we will see the adjustments. Let's see the first adjustment. सबसे पहले हम assets और liabilities को transfer कर लेते हैं. तो यहाँ पे आएगा टू डेटर्स. डेटर ये assets जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उनकी ग्रॉस वैल्यू पे ही ट्रांसफर होते हैं. बाय दिस ये आपको याद हो गया होगा. अब इससे प्रोविजन दिया है तो इसको साइमल्टेनियसली यहाँ कॉपी कर लेते हैं हम. Clear? How much? 2000. Then two investments. This is 10,000. Then two stock. 40,000. Then two truck. 75,000. Two plant and machinery account. 80,000. And last is B's drawing, which is not transferred in realization. Now come to the liability side. Now A and B are partners, लेकिन liabilities में Mrs. A loans and Mrs. B loan is given. So again ये outsiders हैं, partners नहीं है firm के, outside liability हैं, तो ये transfer होंगे by Mrs. A's loan account. How much? 15,000. Then by Mrs. B's loan account 10,000. Then creditors. How much? 30,000. Then by bills payable 10,000. By outstanding expenses account how much? 5,000. ठीक है ना? फिर हमें कैपिटल दिए हैं, ये ट्रांसफर नहीं होते. अब देखो अब क्या करना है. Let's solve the adjustments one by one. Now first adjustment is half the stock was sold at 10% less than book value and the remaining half was taken over by A. तो अब क्योंकि हमें now we have to sell off the assets. क्वेश्चन में कैश और बैंक देखो दोनों दिए हैं तो हम बैंक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करेंगे. अब यहाँ पे है एसेट्स सोल्ड. ठीक है, तो वन बाय वन वी कैन राइट. देखो हाफ ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय ए एंड हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड. तो यहाँ पे तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी. इसको कर लेते हैं हम कैलकुलेट. हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. नाउ स्टॉक की वैल्यू है 40,000. हाफ ऑफ स्टॉक इज 20,000. अब इसकी बुक वैल्यू 20,000 हो गई. क्लियर? इसमें लिखा है हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस. अब इसका 10% निकालेंगे 2,000. दिस इज 18,000. क्लियर? तो यहाँ पे 18,000 लिखेंगे हम. एंड it is given remaining half was taken over by a 20% more than the book value. अब remaining half is again 20,000. अब 20,000 was taken over by a at 20% more. ठीक है, तो 20,000 का 20% निकाल लेते हैं, that is 4,000. So this is 24,000. Clear? Now this was taken over by A. So
So let's solve the account here, draw the account here and we will do the solving over there. Clear? तो इसको अभी हम लिख लेते हैं by A is capital account, in bracket you can write stock so that you don't get confused. So this is 24,000 and half was taken at 10% less, that is 18,000. Clear? Stock का adjustment हो गया. Come to the next adjustment. During the course of dissolution, a liability under action for damages was settled at 12,000 against 10,000 which is included in creditors. अब देखो इसको समझो क्या कह रहे हैं कि एक लाइबिलिटी अराइज हो गई फॉर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस जो कि थी 10,000 की, क्रेडिटर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी. ठीक है, क्रेडिटर्स में हमें जिनको पे करना था उसमें 10,000 ऑलरेडी इंक्लूड था. तो ऑब्वियसली अगर क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू 30,000 दी है यानी कि 10,000 की जो लाइबिलिटी अराइज हुई वो क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड थी. तो अब फाइनल कितने क्रेडिटर्स बचे? क्रेडिटर्स लेफ्ट दैट इज 30 माइनस 10,000. अब ये आपके पास बचे 20,000. ठीक है, तो क्रेडिटर्स की फाइनल वैल्यू तो हो गई 20,000. अब ये जो 10,000 का डैमेज जो था, जो लाइबिलिटी अराइज हुई वो सेटल हुई 12,000 में. तो जब हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो ऑब्वियसली अब ये 10,000 की ना लिख के हम 12,000 की करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आ गई टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड. ठीक है, सो पहला आ गया डैमेजेस कितना है 12,000. क्लियर? चलो और देखते हैं. एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज. अब नाउ एसेट्स की फाइनल रियलाइजेशन वैल्यू दी है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी कितने में गया? 1 लाख में. देन ट्रक 1,20,000. then goodwill. Now goodwill is not given in the balance sheet but finally goodwill से वैल्यू रियलाइज हुई वो भी रिकॉर्ड होगी. क्लियर? डेटर्स. अब डेटर्स की वैल्यू दी है, यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू थी 30,000. क्लियर? दिस इज गिवन 30,000. लेकिन बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000 है यानी कि ये बैड डेट्स हो गए. तो फाइनल डेटर्स से कितना रियलाइज हुआ? 30 माइनस 5, दिस इज 25 अगेन. ठीक है, हाफ द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा. सो इन्वेस्टमेंट्स हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, ट्रक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल. तो एसेट्स तो सारे रियलाइज हो गए. अब देखो इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट कितनी थी? 10,000. दे आर सेइंग हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द बुक वैल्यू यानी कि 5,000 वैल्यू, 5,000 की बुक वैल्यू थी, 5,000 पे ही सेल ऑफ कर दिए. क्लियर? अब बाकी के इन्वेस्टमेंट्स भी बचे, इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं. Fourth adjustment is A promised to pay off Mrs. A loan and took away half the investments at 10% discount. अब A is taking half of the investments. तो by A's capital account this is investments. Clear? अब 5,000 के investments he is taking at 10% discount. That is 4,500. ठीक है ना? This is coming to 4,500. हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी कि 5,000 बाकी था, 5,000 बुक वैल्यू हो गई तो 5,000 का 10% इज 500 एंड फाइनल इज 4,500. क्लियर? एंड ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन. अब जब लाइबिलिटीज हम पे ऑफ कर रहे हैं तो ए लोन को पे किया किसने? टू एज कैपिटल अकाउंट. Mrs. A's loan you can write so that you don't get confused. Mrs. A's loan. ठीक है, कितना था? 15,000. यहाँ पे देख लेते हैं. ए लोन तो पे ऑफ हो गया, बी लोन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट इज इट वाज पेड इन फुल. मिसेस बी लोन्स
हाउ मच 10,000 क्रेडिटर। अच्छा, नाउ कम टू क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज गया 5,000। क्लियर। And trade creditors and bills payable were due on average basis of 1 month after 31st December but were paid immediately on 31st December at 12% डिस्काउंट। अब देखो अगर क्रेडिटर्स पे बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट आता है डिस्काउंट से रिलेटेड कि हमें डिस्काउंट की वैल्यू अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। फाइनली हमारे क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 20,000, सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स निकाल लेते हैं पहले। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि on the basis of you have to see the time period, they were due on average basis of 1 month। क्लियर। तो यानी कि 1 मंथ का टाइम पीरियड है, डिस्काउंट रेट आपको 12% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम, दैट इज 20,000 इंटू 1/12 इंटू 12/100, यही होगा। क्लियर। तो इसको निकाल लो, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1200, दिस इज 200। तो डिस्काउंट हो गया 200 का, तो फाइनल क्रेडिटर्स कितने हो गए। अब हमें डिस्काउंट मिल गया, तो 20,000 पे करने थे, उसमें से 200 डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो दिस इज 19,800। तो अब क्रेडिटर्स को हमें कितना पे करना है, 19,800। और फिर बिल्स पेबल पे भी है डिस्काउंट, बिल्स पेबल पे डिस्काउंट है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्स पेबल की फाइनल वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, दिस इज 10,000। अब इस पे हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट ऑन बिल्स पेबल, सो दिस इज 10,000 इंटू 1/12 इंटू 12 बाय रेट ऑफ डिस्काउंट वही है, टाइम पीरियड भी वही है। क्लियर। सो दिस विल बी 100। तो फाइनल बिल्स पेबल की अमाउंट 10,000 माइनस 100। ठीक है, तो दिस इज 9900। अब आ गया यहाँ पे 9900। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना अमाउंट आ रहा है ये, 12,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 19,800 प्लस 9900, सो दिस इज 56,700। क्लियर। तो लाइबिलिटीज भी अब देखो सारे एडजस्टमेंट हो गए लाइबिलिटीज के, यही थे। ठीक है ना, यहाँ पे जितने एसेट्स थे वो एसेट्स हमने पे ऑफ कर दिए, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट को। दिस इज 18,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, सो दिस इज 2,93,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि रियलाइजेशन में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स थे जो प्रीवियसली हमने कवर नहीं किए थे या डिस्कस नहीं किए थे। दिस इज समथिंग न्यू, दैट इज स्टॉक का एडजस्टमेंट था, हाफ स्टॉक ए ले गया और हाफ वाज सोल्ड एट द बुक वैल्यू। ठीक है ना। फिर क्रेडिटर्स से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट था कि जो कि इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे क्रेडिटर्स की नहीं, तो अगर 30,000 पे डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। क्लियर। सो यू हैव टू कंसिडर दिस। एंड देन अगेन बिल्स पेबल पे भी ऐसे ही कुछ डिस्काउंट का कैलकुलेशन था जो हमने किया। सो दिस वाज समथिंग न्यू एंड दीज आर द टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स व्हिच कैन कम इन योर एग्जाम्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। क्लियर। 2,93,000 plus 24,000 plus 4,500, we are calculating the credit side। clear। plus 5,000 plus 10,000 plus 30,000 plus 10,000 plus 15,000 and 2,000, so this is coming to 3,93,500। देख लेते हैं हम यहाँ क्या आ रहा है, 30,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 75,000
minus 80,000 minus 56,700 minus 15,000. This is coming to 86,800. Clear? So this is the profit. 86,800 to कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स और ए एंड बी. इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, सो इट विल बी डिवाइडेड इक्वली. दैट इज 43,400 एंड 43,400. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द डिफरेंट एडजस्टमेंट्स अगर ये एग्जाम में आता है तो. ठीक है. दिस इज 3,93,500. तो बच्चों आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के डिफरेंट एडजस्टमेंट्स रियलाइजेशन में आ सकते हैं. एंड इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू दी रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर? फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड देन इसको पे करना है, इनको सेल करना है, और यहाँ पे आपको वो एडजस्टमेंट्स दे सकते हैं. सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. एक एडजस्टमेंट और डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है. ये एडजस्टमेंट भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पहले आ चुका है. तो सीबीएसई को अगर ट्विस्ट करने होते हैं क्वेश्चंस तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को टफ कर देती है. क्लियर? सो दिस इज द एडजस्टमेंट जो इम्पोर्टेंट है. सपोज बैलेंस शीट, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल जस्ट फोकस ऑन दी एडजस्टमेंट कि अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आता है तो कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे. सपोज बैलेंस शीट में आपको दिया है सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू दी है 17,000. क्लियर? और एक जगह लायबिलिटी में आपको लोन दिया है 1500 का. एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स है 17,000, लोन इज 1500. ठीक है ना? अब देखो एक एडजस्टमेंट क्या है. बी इज टू टेक ओवर सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स ऑफ 7,200 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू. क्लियर? ये एडजस्टमेंट क्लियर है अपने आप में कि बी ने कुछ पार्ट सन्ड्री एसेट्स का 7,200 में टेक ओवर किया, ले लिया, जो कि 10% लेस था बुक वैल्यू से. ठीक है. अब टोटल वैल्यू सन्ड्री एसेट्स की तो हमें दी है 17,000. इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि वो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है, 1/3 1/4 कर रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्लियर दिया था. इसमें बस उन्होंने ये दे दिया कि कुछ पार्ट सन्ड्री एसेट्स का उसने टेक ओवर किया 7,200 में. नाउ हियर यू हैव टू डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशन जो हम मैथ्स में करते हैं, सिंपल मैथ्स में. क्लियर? कि अगर इसका एक पार्ट सपोज x है तो सेकेंड पार्ट 17,000 माइनस x होगा. ठीक है. तो पहले हम पहला एडजस्टमेंट करते हैं जो कि b से रिलेटेड है. b ने टेक ओवर किया कुछ पार्ट सन्ड्री एसेट्स का 7,200 में. अब 7,200 में टेक ओवर किया जो 10% लेस था बुक वैल्यू से, यानी कि x अगर उसकी वैल्यू है तो उससे 10% लेस में गया, तो 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 7,200. क्लियर? ये इक्वेशन क्लियर हो गई. सो दिस विल बी x बाई 10 इज इक्वल्स टू 7,200. इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. सो दिस इज 10x माइनस x इज 7,200. so this is 9x. 10 को यहाँ ले जाते हैं तो 7,200 into 10, x is 7,200 into 10 upon 9. so this is 8,000. ठीक है. तो सन्ड्री एसेट का एक पार्ट तो निकल के आ गया 8,000. अब हमें क्लियर हो गया कि 8,000 के सन्ड्री एसेट्स थे जो बी ने टेक ओवर किए 7,200 में. ठीक है. तो अब इसकी रियलाइजेशन में एंट्री बन जाएगी बाय बीस कैपिटल अकाउंट. अब बीस कैपिटल अकाउंट की वैल्यू तो दी हुई है 7,200, लेकिन हमें ये वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट थी. क्यों? बिकॉज जो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट है उसमें सी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है और इट सेज सी इज टू टेक
over the remaining sundry assets at 90% of the book value. अब कुछ पार्ट तो बी ले गया, रिमेनिंग पार्ट सी ने टेक ओवर करा, तो अब सी ने कितना पार्ट टेक ओवर करा उसके लिए हमें जरूरी है निकालना कि जो x था सन्ड्री एसेट्स का जो x वाला पार्ट था उसकी वैल्यू क्या थी। यहां से हमने निकाल लिया 8000। क्लियर? तो इसकी तो सीधी सीधी रियलाइजेशन में एंट्री बन जाएगी बाय बीस कैपिटल अकाउंट 7200। क्लियर हो गया? अब C इज ऑल्सो टेकिंग ओवर दी सन्ड्री एसेट्स, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, तो इसकी एंट्री होगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब हमें सेकेंड एडजस्टमेंट जो C से रिलेटेड है, तो अब रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स 17,000 तो था ही, 8,000 के सन्ड्री एसेट्स बी ने टेक ओवर करे 7200 में। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज 17,000 माइनस 8,000, दिस इज 9,000। ठीक, एंड फर्दर इट सेज he is taking over the remaining part at 90% of the book value। अब remaining part तो सन्ड्री एसेट का ये है, he is taking 90% of सन्ड्री एसेट्स, तो 90% पे 9,000 निकाल लेंगे हम, दिस इज 8100। तो पूरे 9,000 जो सन्ड्री एसेट्स 9,000 के थे वो पूरे 9,000 टेक ओवर नहीं कर रहा, उसका 90% ही इज टेकिंग ओवर, दैट इज 8100 एंड लेस 100 एज डिस्काउंट। ठीक है, इस पे डिस्काउंट भी लग रहा है, सो लेस 100। सो फाइनली अब वैल्यू कितनी आ गई, 8000। तो यहाँ पे तो बनेगी बाय बीस कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 7200 एंड फिर बनेगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट 8000। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट दिस 8000? क्योंकि इस 8000 से 9000 की वैल्यू आई, 9000 का 90% निकाला तो 8100 आया, तो फिर फर्दर हमने 100 माइनस किया, तो इट इज कमिंग टू 8000। तो फाइनल रियलाइजेशन में जो एंट्रियां बनेंगी ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, वो ये होंगी। समझ में आया कैसे रियलाइजेशन के एडजस्टमेंट्स इनडायरेक्टली में दे कैन गिव यू। एंड फर्दर इट सेज and assume the responsibility. Now C is assuming the responsibility for the discharge of the loan, यानी कि जो लोन अमाउंट था वो C is discharging that loan, C is paying off that loan together with the accrued interest of 30। अब उस लोन पे कोई accrued interest भी लगा था 30 रुपीज का, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अब ये accrued interest बैलेंस शीट में नहीं दिया है, लेकिन accrued interest यहाँ दिया है विच इज नॉट रिकॉर्ड, सो दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगेन क्योंकि ये इंटरेस्ट लोन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो अब जैसे सी इसको डिस्चार्ज कर रहा है, तो अब यहाँ पे डेबिट साइड पे एंट्री क्या आएगी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, लोन की वैल्यू है 1500 प्लस 30, so this will be 1530। so have you seen कि कैसे एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं वन बाय वन। यू हैव टू रीड द एडजस्टमेंट्स वेरी केयरफुली और इसको कैलकुलेट करना। अब ये सारे एडजस्टमेंट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है सब एग्जाम में आ चुका है, तो मतलब ऐसे ही फर्दर दे कैन गिव यू इन द एग्जाम। क्लियर? तो आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इन द अपकमिंग लेक्चर हम डिसोल्यूशन के और फर्दर पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बैलेंस शीट आपको नहीं दी, यू हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एंड देन फर्दर यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चन। यानी कि पहले बैलेंस शीट बनाओ, फिर रियलाइजेशन बनाओ, फिर लोन अकाउंट बनाओ, इफ there is any loan in the question then you have to draw the capital accounts and finally cash and bank account। clear? See you in the next class। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी इन द नेक्स्ट क्लास।